अस्सलाम वालेकुम। आज की आउटलाइन तो आपने देख ली। अच्छा, जब भी हम कोई, सबसे पहले आप जो लफ्ज़ देख रहे हैं वो है टाइम सीरीज़ डाटा। आप डाटा से अभी तक आपने स्ट्रक्चर्ड डाटा देखा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा देखा, तो ये टाइम सीरीज़ डाटा जो है ये थोड़ा सा फ़र्क डाटा होता है। टाइम सीरीज़ डाटा की एग्ज़ाम्पल बड़ी आसान है। जैसे आप स्टॉक मार्केट का आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में किसी एक शेयर की ट्रेडिंग होती है। सपोज करें जेवन के शेयर की ट्रेडिंग हो रही है, ठीक। तो जेवन के शेयर की ट्रेडिंग का अगर मेरे पास हर रोज़ एक रेट है ना उसके शेयर का, कि आज इतने रुपए का था, कल इतने रुपए का था, पिछले मंथ इतने रुपए का था, तो ये सारा डाटा अगर एक ईयर का मेरे पास हो तो वो डाटा किस तरह का होगा? 365 एंट्रीज होंगी एक साल की, हर दिन की एक एंट्री होगी, ठीक है। तो ये सारा डाटा डे वाइज चेंज हो रहा है ना, या डे वाइज हमने इसको रिकॉर्ड किया है, तो इसलिए इसको कहते हैं ये एक सीरीज है जो टाइम पे बेस्ड है, ठीक है। हैंस द नेम टाइम सीरीज डाटा। तो इसका मतलब है कि एक पहली एग्जांपल जो आपके जेहन में आई वो थी स्टॉक मार्केट का डाटा, शेयर्स का डाटा। एक दूसरी एग्जांपल जो फ़ौरन ज़हन में आती है वो है डेली टेम्परेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पिछले 2 सालों का हर रोज़ का एवरेज टेम्परेचर है। अब ये एवरेज टेम्परेचर भी हर दिन का आपने रिकॉर्ड किया है, और ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने पास सेव किया है, तो ये भी टाइम सीरीज डाटा है, ठीक है। तो एक तीसरी एग्जांपल जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है नेचुरल लैंग्वेज। अब आप कहेंगे कि सर नेचुरल लैंग्वेज का टाइम से क्या ताल्लुक? मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, ये आई एम टीचिंग होप टू स्किल। आई के बाद एम आया, एम के बाद एक और वर्ड आया, तो ये सारे वर्ड एक सीक्वेंस में आए तो इनका मतलब बना। अगर मैं इनको जंबल अप कर दूं तो क्या होगा? मीनिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ये जो लैंग्वेज का डाटा है इसका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम एक एक रॉ टाइप ऑफ टाइम सीरीज डाटा कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल एग्जांपल्स जो दो मैंने आपको बताई थी वो है स्टॉक प्राइस, वेदर, और सेल्स, रेन, और इस किस्म की जितनी एग्जांपल्स आपके जहन में आती हैं। टेक अवे ये है कि वो डाटा जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने पास सेव की, ठीक है, तो उस डाटा को हम टाइम सीरीज डाटा कहते हैं। ये डाटा बाकी डाटा से फर्क क्यों है? क्योंकि इसमें टाइम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास पिछले 20 दिन का डाटा है तो उससे मुझे आइडिया होगा कि यार अगले 2-3 दिन में क्या हो सकता है, ठीक है। यानी कि पिछला डाटा हेल्प करता है हमें ये डिटर्मन करने में कि अगली वैल्यूज़ पे क्या इफ़ेक्ट आ सकता है या नहीं आ सकता। मैं आपको इसकी एक पार्शियल एप्लीकेशन बताता हूँ। आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा अपने इर्द गिर्द के लिए, ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट भी है। जो भी है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और कल आप कुछ लोगों से मिलें, दुकानदारों से मिलें, बिज़नेस ऑनर्स से मिलें, स्टोर वालों से मिलें, जो भी आपके जिनमें कोई बंदा बिज़नेस कर रहा है, किसी भी किस्म की एंटिटी को वो रन कर रहा है, उसके अंदर उसकी डिमांड्स तो होती होंगी ना। डिमांड्स क्या होती हैं? प्रोडक्ट तो उसने मंगवानी है। एक दुकान वाले को पता है कि मेरा कितना प्रोडक्ट बिकेगा, कब बिकेगा, सीजनल, और कितना प्रोडक्ट मुझे अगले 6 महीनों में मुझे कितना प्रोडक्ट चाहिए, अगस्त तक मुझे कितना स्टॉक रखना है, ठीक है। वो फिर उसी हिसाब से चीज़ें ख़रीदता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स ख़रीदता है, फिर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। अब उसको ये पता होना कि मेरा इतना प्रोडक्ट बिकेगा तो इसके इतने पार्ट्स मैंने ख़रीदने हैं, 6 महीनों में कितने प्रोडक्ट बिकेंगे मेरे। पूछें, समझें कि डिमांड फॉरकास्टिंग, एआई ड्रिवन डिमांड फॉरकास्टिंग किसी इदारे की ज़रूरत है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं? वी कैन डू इट, वी आर डूइंग इट। एनी ऑर्गेनाइजेशन जो ये देखना चाहती है फॉर अस एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट वी नीड इन नेक्स्ट 6 मंथ, कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे टाइम बचाना है, कैसे ओवर बाइंग नहीं करनी, अंडर बाइंग नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस ऑनर सर पे बैठा होता है, सीईओ टाइप,
और नीचे इन्वेंट्री और प्रोक्योरमेंट के लोग होते हैं, वो कैलकुलेट करके बताते हैं कि हमें इतना माल चाहिए। अब वो ईमानदार हैं तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन हैव एन आइडिया। वो ईमानदार भी हों और समझदार भी हों, फिर तो ठीक है, पर ये देख रहे हैं कॉम्बिनेशन कितना रेयर है। लेकिन अगर गलती हुई या ओवर बाइंग होगी या अंडर बाइंग होगी तो बिजनेस ओनर्स को पता ही नहीं चलता हाउ मच लॉस दे आर फेसिंग ईच मंथ, बिकॉज डिमांड फॉरकास्टिंग ह्यूमन बेस्ड हो रही है। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। यूजिंग समथिंग लाइक दिस वी कैन डू द डिमांड फॉरकास्टिंग। दिस इज एन असाइनमेंट। अंडरस्टैंड करें किस किस को डिमांड फॉरकास्टिंग के प्रॉब्लम्स हैं। प्लीज डॉक्टर साहब। ग्रेट, थैंक यू। हमारी टीम जो है वो बहुत बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं जी। ये एग्जाम्पल है टाइम सीरीज या सीक्वेंशियल डाटा की। टाइम सीरीज डाटा का एक दूसरा नाम सीक्वेंशियल डाटा भी है, और मेरा ख्याल है कि अब हमें क्लैरिटी है कि ये क्यों सीक्वेंशियल डाटा है। क्योंकि वेदर का भी डाटा जो था वो एक सीक्वेंस में था, स्टॉक मार्केट का डाटा सीक्वेंस में था, किसी प्रोडक्ट की सेल्स का डाटा सीक्वेंस में था, और जो मैंने सेंटेंस की एग्जांपल दी थी वो डाटा भी एक सीक्वेंस में था। तो टाइम सीरीज डाटा या सीक्वेंशियल डाटा को, ये दोनों लफ्ज़ हम इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे, और इनमें और बाकी डाटा में फ़र्क ये है कि दे हैव समथिंग टू डू विद टाइम। देयर इज़ अ हिडन डायमेंशन ऑफ टाइम जो इस डाटा में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो चलें जी, चेयरमैन साहब आगे। हाँ, तो ये सीक्वेंस है ना, मतलब अगर मैं जंबल कर दूं, अगर मैं कहूँ वर्ड लाउडर स्पीक एक्शन दैन, तो क्या होगा? सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर विच इज collected over a period of time, and it tells you कि टाइम सीरीज डाटा की शक्ल किस तरह की होती है। ये सिर्फ आपको एक फ्लेवर देने के लिए, जो 2-3 एग्जांपल दी ना, जैसे लैंग्वेज के सेंटेंस की एग्जांपल दी थी और ये अभी टेम्परेचर की एग्जांपल दी है, ये आपको एक आइडिया देने के लिए है कि यार टाइम सीरीज डाटा दिखने में कैसा लगता है। ठीक है, like money, 6 month, AI, learn, work, rich, become, hard। जोड़ें ज़रा इसे कि आपका प्रोसेसर कैसे काम करता है। व्हाट यू गेट आउट तक समझ जाएंगे। मैं कहता हूँ 99% लोग समझ जाएंगे, मैंने बोला वो है। जब ब्रेन ट्यून हुआ होता है ना किसी चीज़ पे, दे विल गेट लाइक दिस। टाइप इट कि आप इस जम्बल्ड सेंटेंस से क्या सीखें हैं। हमारे पास टाइम सीरीज डाटा और सीक्वेंशियल डाटा में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बार बार आप सुनेंगे, टाइम स्टेप। सीक्वेंशियल डाटा में कोई भी एक इंडिविजुअल एंट्री टाइम स्टेप कहलाती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 20 दिन का टेम्परेचर का डाटा था, उसमें से मैंने किसी एक दिन का टेम्परेचर का डाटा रैंडमली उठा लिया, वो टाइम स्टेप है, क्योंकि वो किसी एक दिन या किसी एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली मेरे पास एक सेंटेंस था, उस सेंटेंस में से मैंने कोई एक वर्ड पिक कर लिया, वो वर्ड भी टाइम स्टेप है। तो इन जनरल टाइम सीरीज डाटा में आप हर इंडिविजुअल एंट्री को टाइम स्टेप कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम टाइम स्टेप कहेंगे इसका मतलब है कि टाइम सीरीज या सीक्वेंशियल डाटा में से कोई एक वैल्यू हमने आपके सामने रखी है। तो अब आप एक दफ़ा डेफिनेशन अगर विजिबल है तो आप इसको एक दफ़ा देख सकते हैं। टाइम स्टेप इज अ सिंगल पॉइंट इन ए सीक्वेंस ऑफ डेटा। तो सीक्वेंस ऑफ डेटा की एग्जांपल्स अभी हमने देखी और साथ ही एक एग्जांपल भी है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने। अभी तक हमने बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स पढ़े, हमने फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क पढ़ा, हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पढ़ा, हमने ऑटो इनकोडर भी पढ़े। तो क्या टाइम सीरीज डाटा के एनालिसिस के लिए ये मॉडल हमें हेल्प आउट कर सकते हैं? अच्छा, हेल्प आउट करना या फ़ायदामंद होना दोनों फ़र्क चीज़ें हैं। हेल्प तो आपकी कोई भी कर सकता है, लेकिन अब पता नहीं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। सो
टाइम सीरीज डाटा पे आप फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क अप्लाई कर सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा आपको। आप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप टाइम सीरीज डाटा से चाहते क्या? आप उस डाटा से ये चाहते हैं कि आप प्रिडिक्शंस कर सकें आने वाले टाइम स्टेप्स की। अब यहाँ मैंने टाइम स्टेप जानबूझ के बोला। मेरे पास टेम्परेचर का डाटा था आज 23 जुलाई 2024 तक। मैं ये एस्टिमेट लगाना चाहता हूँ कि यार 24 और 25 तारीख को क्या टेम्परेचर होगा, ठीक है? तो ये है टाइम सीरीज प्रिडिक्शन। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार पिछले एक साल में कौन सा मंथ सबसे ज़्यादा गर्म था, कौन सा मंथ जो है उसमें सबसे कम ह्यूमिडिटी थी, तो ये होगा टाइम सीरीज एनालिसिस। ये दोनों लफ्ज़ों में फ़र्क आपने अंडरस्टैंड करना है। एक है टाइम सीरीज एनालिसिस, एक है टाइम सीरीज प्रिडिक्शन, ठीक है? याद रखें, एनालिसिस हमेशा पास्ट डाटा पे होता है और आप पास्ट डाटा में से पैटर्न्स फाइंड करते हैं। प्रिडिक्शन हमेशा फ्यूचर के डाटा की होती है और ये इसका एक बड़ा प्यारा सा नाम भी है, इसे हम कहते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। स्टैटिस्टिक की ज़ुबान में ना इसको एक मुश्किल सा नाम देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। यूजुअली हम हर जगह ऐसे करते हैं ताकि बच्चे पढ़ ना सकें अच्छी तरह, तो लेकिन हम आपको बताना ज़रूरी है कि ये एक नाम है इसका, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। आइडिया ये है कि यार गिवन जो पिछला डाटा है, टाइम सीरीज डाटा है, उसकी बेस पे अगले टाइम स्टेप्स की मैं प्रिडिक्शन कर पाऊँ। इसके लिए डेफिनेटली मॉडल्स चाहिए, ठीक है? लेकिन हमारे एग्जिस्टिंग जो मॉडल्स हैं वो हमें शायद इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कुछ वजूहात हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि टाइम सीरीज डाटा में टाइम एक डायमेंशन है। अच्छा, इसकी एग्जांपल बड़ी मज़ेदार है जो मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप अपने कुछ दोस्तों से मिलने गए, जो मूवी देख रहे थे कोई। आप जब पहुंचे तो कोई एक सीन चल रहा था, वो सीन देख के आपको कुछ समझ आई होगी कि यार इसमें दो लोग लड़ रहे हैं या व्हाटएवर, लेकिन आपके दोस्तों को उस सीन की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पिछली मूवी सारी देखी है, उस सीन तक उनके ब्रेन में उस पिछली पूरी मूवी की एक समरी है और वो हर सीन को पिछले सारे सीन से रिलेट करके देख रहे हैं। तो वो एक इनकमिंग या नए सीन से ज़्यादा मीनिंग लेंगे बनिस्बत आपके जो आप उसको एज अ इंडिविजुअल आइटम देख रहे हैं। अभी तक आपने नोट किया होगा, हमने जितने भी न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ किए हैं उसमें एक इमेज था कैट का है या नॉन कैट का है, हम इंडिविजुअल इमेज देखते थे, पिछले इमेजेस से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेते थे। और भी हमने जितनी भी प्रेडिक्शन की उन सब में हम हर सैंपल को इंडिविजुअली डील करते थे। हम ये नहीं देखते थे कि यार ये सैंपल पिछले सैंपल्स का कंटिन्यूशन है या पिछले सैंपल्स का कोई पार्ट है। तो इसलिए जो जितने भी अभी तक हमने न्यूरल नेटवर्क्स पढ़े हैं वो यूज़ तो हो सकते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट भी दे देंगे, लेकिन वो इतने ऑप्टिमल नहीं होंगे जितने के अगर कोई ऐसा मॉडल हम पढ़ें जो टाइम का भी ख्याल रखता हो, जो टाइम की भी समरी निकाल के अपने पास सेव रखता हो और इनपुट और टाइम की समरी की बेस पे कोई प्रेडिक्शन करता हो। तो इसलिए ये जो हमारे प्रीवियस न्यूरल नेटवर्क्स हैं ये सीक्वेंशियल या टाइम सीरीज डाटा पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। क्यों हारिस भाई? बिल्कुल इसी बात को अगर बिल्कुल अगर आसान तरीन अल्फाज में कहा जाए तो पिछले आपके जितने भी मॉडल थे उनके तो जो इनपुट थी वो पिछली इनपुट अगली इनपुट पर डिपेंडेंट नहीं थी, इंडिपेंडेंट इनपुट्स आप करते थे और मॉडल हर इंडिविजुअल इनपुट के ऊपर आपको आउटपुट जनरेट करके देता था। अब जब आपकी डिपेंडेंसी आ जाती है कि आपकी जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो पिछली 3 इनपुट्स को देख के जनरेट होगी कि पिछली 3 इनपुट्स क्या थी और मेरी अब आउटपुट उसकी बेसिस के ऊपर जनरेट होके आ रही है,
और डिपेंडेंसी किसकी बेसिस पे आ सकती है, वो मल्टीपल फैक्टर्स पे आ सकती है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन फैक्टर है वो है टाइम। तो जिस तरह के सर ने कहा कि हमारे पास इसलिए जितने भी पिछले मॉडल्स हैं उनके अंदर तमाम के अंदर इस चीज़ को हमने कंसिडर नहीं किया था और उनके अंदर कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो इस डायमेंशन को कवर करे। सो विच मीन्स के देयर इज़ अ नीड ऑफ न्यू थिंग। देयर इज़ अ नीड ऑफ न्यू थिंग, क्योंकि देखें मैं आपको एक नया न्यूरल नेटवर्क अगर मैं पढ़ाने लग जाऊँ तो सबसे पहले जहन में मैं खुद अपने आप से ये सवाल करूँगा, यार ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। याद है ना, जब भी हम कोई नया न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हैं तो पहले हमें ये देखना चाहिए यार पिछलों में ऐसा क्या मसला था कि हमें किसी नई चीज़ की ज़रूरत पड़ी। तो अब आपने देखा कि अब आपके पास प्रॉब्लम एक डिफरेंट है, वो प्रॉब्लम है टाइम सीरीज़ प्रेडिक्शन या टाइम सीरीज़ एनालिसिस। और आपने ये भी देखा कि यार टाइम सीरीज़ डाटा तो पिछले सारे डाटा से फ़र्क है। क्यों? क्योंकि इसमें तो रिलेशनशिप है पिछले सारे डाटा का, तमाम सैंपल्स का आपस में, तो हमें उस रिलेशनशिप को मद्देनज़र रखते हुए प्रेडिक्शन या एनालिसिस करना है। लेकिन हमारे जो पिछले न्यूरल नेटवर्क थे वो उनमें मेमोरी नहीं थी। दूसरी बात ये है कि वो टाइम सीरीज़ या टाइम की डायमेंशन जो है उसको, उस एस्पेक्ट को कवर नहीं करते थे। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी उसकी ज़रूरत है। तो टेक अवे ये है, सिंस वी हैव, क्योंकि हमारे पास एक डिफरेंट टाइप का डाटा आ गया है जो कि हमारे पिछले मॉडल एफिशिएंटली उसकी बेस पे मॉडलिंग नहीं कर सकते, मॉडल नहीं बना सकते, लर्निंग नहीं कर सकते, तो इसके लिए फिर हमें एक डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क की ज़रूरत है। और वो जो डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क है उसका नाम है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, ओके। सो अब आपके सामने एक फिगर है, ये फिगर बड़ी मज़ेदार है और इसको हम अनरोल आगे जाके करेंगे हारिस भाई। हाँ जी, आगे जाके अनरोल करें। ओके, सो RNN एक न्यूरल नेटवर्क है। अच्छा, अब इसमें एक ख़ास बात है जो अभी मैं क्लियर कर दूँ। हर न्यूरल नेटवर्क में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क उसके अंदर वो यूनिट या न्यूरॉन होता है जो हम यूज़ करते हैं। आपको याद होगा फुली कनेक्टेड के अंदर डिफरेंट न्यूरॉन था, कॉन्वोल्यूशन में एक डिफरेंट टाइप का हमने न्यूरॉन बनाया, ऑटो इनकोडर फंडामेंटली एक आर्किटेक्चर ही डिफरेंट था। सिमिलरली RNN जब हम कहेंगे तो RNN के अंदर हम रिकरेंट सेल या रिकरेंट यूनिट उस न्यूरॉन को कहेंगे जिसमें ये टाइम वाली कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो अभी आपके सामने जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये एक रिकरेंट यूनिट या रिकरेंट सेल की पिक्चर है। और एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में इस तरह के बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे। तो जो पिक्चर आप देख रहे हैं दैट इज़ अ रिकरेंट सेल या रिकरेंट यूनिट विच इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरॉन। और एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में इस तरह के एक या एक से ज़्यादा न्यूरॉन हो सकते हैं और उन न्यूरॉन की एक या एक से ज़्यादा लेयर्स हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। ओके, मेरा ख्याल डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल सी है कि एक ऐसी क्लास ऑफ न्यूरल नेटवर्क है जो टाइम सीरीज़ डाटा पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, तो इसलिए हम इसको ये एक डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ रिकरेंट यूनिट्स और रिकरेंट सेल्स। ये दोनों चीज़ें मैं इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, कभी मैं इसको रिकरेंट यूनिट कहूँगा और कभी मैं इसको रिकरेंट सेल कहूँगा। बाद में जाके हम देखेंगे कि यार इसमें थोड़ा सा मसला था तो इसकी जगह फिर हम सेल या वो यूनिट चेंज कर देंगे, न्यूरल नेटवर्क सेम रहेगा, सिर्फ सेल चेंज हो जाएगा। ग्रेट जी हारिस भाई, आगे चलें। बिल्कुल। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया कि ये जो बॉल घूम रही है ये क्या है? इसको मैं इसका एक आसान तरीका है इसको मैप करने का। आपने अभी पीछे एक सेंटेंस देखा था कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आप इमेजिन करें कि ये बॉल निकली है, ये पॉइंट निकला है और आपके मॉडल ने आपने मॉडल को दिया एक्शन स्पीक्स, ये दो वर्ड्स दिए थे। अब उसने क्या करना है, काम ये कि उसने इन दो इनपुट की बेसिस के ऊपर नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है। तो अब एक्शन स्पीक एज अ इनपुट में जा रहा है जो कि रेड से रिप्रेजेंटेशन है।
अब जो स्पीक, एक्शन स्पीक, ये 2 वर्ड हो गए। लाउडर वो प्रिडिक्ट करेगा, देन अब नेक्स्ट इनपुट क्या जाएगी, एक्शन स्पीक लाउडर। अब 3 इनपुट्स हो गई, प्रिडिक्शन में क्या आना चाहिए, देन। तो फिर दोबारा इनपुट क्या बन गई, एक्शन स्पीक लाउडर, देन अगली इनपुट आउटपुट क्या प्रिडिक्ट होनी चाहिए, वर्ड्स। तो ये बार बार अब जो आउटपुट को जनरेट कर रहा है वापस उसको एज एन इनपुट लेता है। तो इस वजह से ये लूप बार बार आपको इस फॉर्म में नजर आ रहा है कि ये लूप की तरह काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये वो प्रोग्रामिंग वाला लूप नहीं है, उससे आपने वो नहीं करना है। इसकी डायग्राम हम दिखाते हैं आपको। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको मैं अगर थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर दूं, फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं। वो ये है कि इस ब्लू बॉल का हर लूप एक टाइम स्टेप है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि रिकरेंट यूनिट या रिकरेंट सेल में किसी भी गिवन टाइम पे 2 चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि आउटपुट क्या आएगी। पहली चीज़ इनपुट, डेफिनेटली। दूसरी चीज़ ये जो ब्लू बॉल के अंदर समरी पड़ी है, आपको याद होगा मैंने भी एग्जांपल दी थी कि आपने फिल्म का एक सीन इंडिविजुअली देखा, आपके दोस्तों ने पूरी फिल्म देखी, उस सीन से पहले आपके दोस्तों को उस सीन की ज़्यादा समझ आएगी, आपको कम आएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास स्टार्ट से लेके उस सीन तक मूवी की समरी थी। ये जो ब्लू बॉल है ना, इस ब्लू बॉल में इस पूरे सेंटेंस की स्टार्ट से लेके करंट टाइम स्टेप तक समरी मौजूद होती है। तो हर गिवन टाइम स्टेप पे क्या होता है, सैंपल आता है, ब्लू बॉल में उसकी समरी मौजूद होती है, सैंपल और समरी मिलके आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। मीनवाइल जो इनपुट आई थी उसकी समरी भी ब्लू बॉल में ऐड हो जाती है। उसके बाद अगली इनपुट आती है। अब ब्लू बॉल में स्टार्ट से लेके फिर इनपुट से पहले तक की समरी है, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। और ये जो ब्लू बॉल है ये अपने पास समरी रिकॉर्ड करती चली जाती है जब तक वो सीक्वेंशियल डाटा या वो सीक्वेंस या वो वर्ड कंप्लीट नहीं हो जाता, या जब तक हम लास्ट टाइम स्टेप पे नहीं पहुंचते। ओके जी, अब हम आपके सामने एक और तस्वीर रखेंगे, लेकिन एसेंशियली ये एग्जैक्टली वही पिक्चर है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। एंड आई वांट यू कि आप ज़रा इसको गौर से देखें, पिछली तस्वीर को भी ज़हन में लेके आएँ और सोचें कि ये दोनों तस्वीरें सेम किस तरह हैं। बाय द वे, ये टर्मिनोलॉजी जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक्स हमेशा हम इनपुट को कहते हैं, वाई हमेशा हम आउटपुट या लेबल को कहते हैं, एच जो है वो हमारे पास एक मेमोरी है या समरी है या हिडन स्टेट है, और ये हर रिकरेंट यूनिट के पास अपनी मेमोरी होती है। तो अब ये तस्वीर आपको थोड़ा सा शायद और सेंस बना दे। एक्चुअली ये हमने सेम तस्वीर आपको दिखाई है, लेकिन ये टाइम स्टेप्स पे अनफोल्ड कर दी है। पहली तस्वीर पहला टाइम स्टेप दिखा रही है, अगली तस्वीर अगला टाइम स्टेप दिखा रही है, उससे अगली तस्वीर अगला टाइम स्टेप दिखा रही है, एंड सो ऑन। आखिरी जो है वो लास्ट टाइम स्टेप दिखा रही है। पिछली तस्वीर में मैंने आपको वो लूप की एक हमने एनिमेशन दिखा दी थी ना, तो एक्चुअली ये वही एनिमेशन है, लेकिन अब हमने टाइम स्टेप को अलग-अलग आपको दिखा दिया कि एक्चुअली ये टाइम स्टेप किस तरह आपको नज़र आते हैं। और इसमें ख़ास बात ये है जो पिछले न्यूरॉन्स में नहीं थी, कि ये पिछले टाइम स्टेप की समरी अपने पास सेव कर। जैसे आपके वो मूवी देखने वाले दोस्त स्टार्ट से एंड तक उनको मूवी याद है ना थोड़ी थोड़ी, तभी वो नेक्स्ट सीन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसी तरह ये जो रिकरेंट यूनिट या रिकरेंट सेल है, इसके पास पिछले जितने भी टाइम स्टेप गुजरे उन सब की समरी मौजूद है। किसी भी सीक्वेंस के अंदर इंडिविजुअल वैल्यू या एंट्री को टाइम स्टेप कहते हैं। जैसे कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड में एक्शन एक टाइम स्टेप है, स्पीक एक और टाइम स्टेप है, लाउडर एक और टाइम स्टेप है, वर्ड एक और टाइम स्टेप है, और ये सारे टाइम स्टेप्स मिल के पूरा सीक्वेंस बना रहे हैं। सिमिलरली हर किस्म का जो सीक्वेंशियल या टाइम सीरीज डाटा है उसमें इंडिविजुअल एंट्री टाइम स्टेप है। और रिकरेंट सेल जो है, ये पिक्चर इसमें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप यूं समझें कि पहला एक्स था एक्शन, उस वक़्त समरी के अंदर कुछ भी नहीं था, एच के अंदर कुछ भी नहीं था।
दूसरी जो आपको पिक्चर नज़र आएगी वो है स्पीक्स, लेकिन अब जो वो रेड बॉल है उसके अंदर एक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू है कि यार पहले ये लफ्ज़ आया था। तीसरी के अंदर स्पीक लाउडर, लाउडर इनपुट के तौर पे गया, लेकिन समरी के अंदर एक्शन और स्पीक्स दोनों की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन समरी पड़ी है ताकि आउटपुट अच्छी निकले, एंड सो ऑन। तो ये जो समरी है या ये जो एच आपको नज़र आ रहा था या जो हिडन स्टेट थी, वो सीक्वेंस के स्टार्ट से लेकर करंट टाइम स्टेप तक एक रनिंग समरी अपनी मेमोरी में रखता है हर रिकरेंट सेल, और उसकी बेस पे वो आउटपुट जनरेट करता है। बिल्कुल, ये जो अब एग्जांपल आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रही है वो भी एक्चुअली इसी बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि स्टार्ट अगर आप देखें तो फर्स्ट आपकी इनपुट थी सन की। तो हम इस डायग्राम में बेसिकली देखने का तरीका ये है कि जो हर वर्ड की जो मेमोरी है उसको एक कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ताकि आपको हर नोट पे दिखाया जाए। जिस भी नोट पे जितने कलर्स होंगे विच मीन्स कि उसने उतने वर्ड्स की मेमोरी को समरी को अपने पास रिटेन करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है ताकि वो नेक्स्ट प्रेडिक्शन कर सके। तो अब आप देखते जा रहे हैं जैसे जैसे टाइम स्टैम्प्स बढ़ती जा रही हैं 2, 3, 4 पे जा रहे हैं, तो वो जितने वर्ड्स प्रीवियस भी हैं तो उनकी नॉलेज जो है वो उसने अपने पास रखी हुई है और बेस्ड ऑन दैट वो नेक्स्ट प्रेडिक्शन जो है वो करता जा रहा है। अच्छा, दिस इज एन अमेजिंग पिक्चर। इसमें ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन भी है रिकरेंट सेल्स। आप स्टार्ट में देखें सन तो ब्लू कलर बहुत ज़्यादा है, राइट? जब आप राइजेस देखते हैं तो ब्लू कलर की जगह कम हो जाती है, रेड ज़रा ज़्यादा है। जब आप इन देखते हैं ब्लू स्क्वीज हो गया, रेड थोड़ा सा स्क्वीज हो गया, लेकिन जब आप ईस्ट पे पहुंचते हैं तो ये कलर सॉर्ट ऑफ फेड हो चुके हैं। अब ज़्यादा जो करीब मेमोरी है वो पर्पल कलर की। इसका मतलब है कि एक ख़ास हद से ज़्यादा बड़ा होगा सीक्वेंस तो ये मेमोरी जो है वो पिछले लफ्ज़ों को भूल जाएगी क्योंकि नए लफ्ज़ उसे ओवरराइट कर दें। ठीक है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ये ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरएनएन मेमोरी। आप लोगों ने खुद देखा कि इसके पास ये जो आरएनएन सेल है उसके पास एक मेमोरी होती है और वो रनिंग मेमोरी होती है। क्यों? क्योंकि वो हर टाइम स्टेप पे अपडेट हो रही है। ठीक है, उसके बाद इसमें और हारिस भाई क्या खास बात है? मेनली तो मेमोरी है, इट्स ऑल अबाउट मेमोरी। हाँ, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो आपका वो एक आप लोगों ने डिस्टिंग्विश रखना है वो ये कि हर जो नोड आप जिसको देख रहे हैं वो एक इंडिविजुअल सेल के तौर पे काम कर रहा है, और जब आप इनको इंटरकनेक्टेड करते हैं तो पूरा एक नेटवर्क बनता है जिसको आप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। एट द एंड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि डेंस जो लेयर्स हैं ना वो एट द एंड आपके पास अटैच होती हैं। आपने ये मेरा क्वेश्चन एक ये है कि ये डेंस लेयर एट द एंड अटैच क्यों होंगी? हमारे जो फिजिकल स्टूडेंट और जो हमें वर्चुअली जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वो ज़रा इस बात का जवाब दें कि उनको क्या लगता है कि ये डेंस लेयर एट द एंड क्यों अटैच होंगे आफ्टर सो मैनी सेल्स ऑफ आरएनएन। ये हमें क्यों ज़रूरत है डेंस लेयर की? जी, आइडिया यही है कि आपने इससे जो प्रेडिक्शन करनी है वो प्रेडिक्शन आपको डेंस लेयर ही देगी। आरएनएन एक्चुअली टाइम सीरीज डाटा के फीचर या रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करके दे देगा, जैसे सीएनएन इमेज डाटा के फीचर या रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करके दे रहा था। तो आरएनएन का यानी कि जब मैं आरएनएन कहता हूँ ना तो आपने ज़हन में खुद ही रिकरेंट यूनिट या रिकरेंट सेल ले आना है। इंटरचेंजेबली बाज़ दफ़ा ना हमारे मुंह से निकल जाता है। तो रिकरेंट यूनिट या रिकरेंट सेल टाइम सीरीज डाटा के रिप्रेजेंटेशन या फीचर ऐसे क्रिएट करता है जो फिर डेंस लेयर यूज़ करके प्रेडिक्शन कर सकती है। अब वो डेंस लेयर जो है वो कोई स्कोर भी कैलकुलेट कर सकती है, वो कोई क्लासिफिकेशन भी कर सकती है, वो कुछ जनरेट भी कर सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है कि आपने आरएनएन के बाद हेड क्या लगाना। याद है ना, इसको हम हेड कहते थे कि आप रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट कर लें, उसके बाद अपनी मर्जी का हेड लगा दें। तो वो क्लासिफिकेशन हेड भी हो सकता है, वो रिग्रेशन हेड भी हो सकता है, वो जनरेशन हेड भी हो सकता है।
ग्रेट. सो व्हाट मेक्स RNN स्पेशल? इंटरनल मेमोरी है, वो हमने देखा. सीक्वेंशियल डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं. अच्छा, इसमें एक खास बात जो आपने नोट की बाकी न्यूरल नेटवर्क्स में नहीं थी, तमाम की तमाम इनपुट एक सेल को जाएगी. जैसे एक्शन एक रिकरेंट यूनिट को गया, स्पीक्स भी उसी को गया, लाउडर भी उसी को गया, देन एक्शंस मतलब जो भी सेंटेंस था वो सारा एक ही यूनिट को गया. इसका सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? अब फर्ज करें मेरे पास फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क होता, मेरे पास एक सेंटेंस होता, 10 लफ्जों का, एक होता 15 लफ्जों का, एक होता 18 लफ्जों का, एक होता 3 लफ्जों का. हमें तो आपको पता है ना कि वो हम नमपाई की जो अरे बनाते हैं उसका तो साइज सेम होना चाहिए, वरना तो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. RNN या इस आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये वेरिएबल साइज ऑफ इनपुट को सपोर्ट कर सकता है. सेंटेंस 5 वर्ड्स का भी हो सकता है ना, सेंटेंस 8 वर्ड्स का भी हो सकता है, सेंटेंस एनी n वर्ड्स का हो सकता है. तो इस आर्किटेक्चर की ब्यूटी ये है कि ये वेरिएबल साइज ऑफ इनपुट को सपोर्ट कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता. ये क्यों कर सकता है? क्योंकि ये बना ही टाइम सीरीज डाटा के लिए, ये बना ही ऐसे डाटा के लिए जिसमें बहुत सारे टाइम स्टेप्स होने. तो ये इसकी एक और बड़ी खास बात है सीक्वेंशियल डाटा प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. इससे आगे जो नेक्स्ट इसकी जो दो क्वालिटीज़ हैं वो है कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि ये जो भी आउटपुट आपको प्रेडिक्ट करके दे रहा होता है उसके पीछे जो इसकी प्रीवियस टाइम स्टैम्प्स के ऊपर इसको दी गई इनपुट्स होती हैं उनका कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर इंक्लूडेड होता है. और जैसे जैसे वो समरी चेंज होती जाएगी इसका कॉन्टेक्स्ट बदलता जाएगा और उसके साथ ही इसकी जो आउटपुट है वो भी चेंज होती जाएगी. तो इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट होता है प्रीवियस आपकी जितनी भी इनपुट हैं और उनका. और फिर इसके साथ डायनामिक प्रोसेसिंग. ये वही बात है कि एक सेल जो है वो वेरिएबल नंबर ऑफ इनपुट्स ले सकता है, तो हर इनपुट जो है वो उसके मुताबिक आपको आउटपुट देगा. तो वो डायनेमिकली वो टाइम स्टेप कोई भी वैल्यू हो सकती है तो उसको प्रोसेस करने में कर लेगा. सो ये कुछ चीज़ें थी जो बाकी न्यूरल नेटवर्क से फ़र्क है RNN में. RNN की एप्लीकेशन टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है था, अब इसके ऊपर एक कुछ और आ गया है. हाँ, और मज़े की बात यह है कि अगर आप में से अगर मैं आपको ये बताऊं कि RNN एक्चुअली एक रैंडम गेस कर लें कि ये कब जो है ना वो RNN फर्स्ट टाइम लॉन्च किए गए थे या इनको यूज़ किया गया था. एनी गेस रैंडम? 1986 में. सो RNN जो है वो इतनी एक ओल्डर टेक्नोलॉजी और इतनी ओल्डर जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन और आर्किटेक्चर है जिसको स्टिल जो है वो यूज़ किया जा रहा था. ओके. तो टेक्स्ट जनरेशन, स्पीच और टाइम सीरीज, जो जैसा कि मैंने बताया कि टाइम सीरीज डाटा तो फिर वो है ही, जैसे वेदर का डाटा था हमारे पास, सेल्स का डाटा था, डिमांड का डाटा था. डिमांड फोरकास्टिंग मेरा ख्याल है कि इरफान ने इसीलिए आपको दिया था कि RNN उसके लिए एक अच्छा टूल है डिमांड फोरकास्टिंग के लिए. और सेंटिमेंट एनालिसिस या क्लासिफिकेशन क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट में आपके पास टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट टाइम स्टेप से बना है ना, तो टाइम स्टेप्स की बेस पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन हमने इसलिए मेंशन की है NLP की बेस पे. ये तो एप्लीकेशंस हैं कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. ये आपने सारा देख लिया. टाइम सीरीज प्रेडिक्शन भी. अच्छा जी, ग्रेट. ओके, सो अब मैं आपको वही उसी तस्वीर का रेफरेंस देता हूँ जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपका सीक्वेंस लंबा है, उसमें टाइम स्टेप्स ज़्यादा हैं, तो देर इज़ अ चांस के जो मेमोरी है वो पुरानी चीज़ों का ट्रैक नहीं रख सकेगी. तो ये एक लिमिटेशन है रिकरेंट यूनिट या रिकरेंट सेल में. तो इसके लिए दो बड़ी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो पॉपुलर यूज़ होती हैं. अब ये मॉडिफिकेशन किधर आएगी? ये रिकरेंट सेल को रिप्लेस कर देगी, उसकी जगह या तो GRU सेल लग जाएगा
या उसकी जगह LSTM सेल लग जाएगा, रहेंगे ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, ये चीज़ ज़हन में रखनी है। सो GRU क्या है? एक डिफरेंट टाइप का रिकरेंट सेल है या रिकरेंट न्यूरॉन है। सेल या यूनिट या न्यूरॉन एक ही चीज़ के नाम है। तो GRU क्या है? एक डिफरेंट टाइप का रिकरेंट यूनिट या रिकरेंट न्यूरॉन है। LSTM क्या है? LSTM भी एक डिफरेंट टाइप का रिकरेंट यूनिट या रिकरेंट न्यूरॉन है। तो बजाय आप पिछले वाले न्यूरॉन के आप या GRU लगा लेंगे या LSTM लगा लेंगे। बाय द वे GRU स्टैंड्स फॉर गेटेड रिकरेंट यूनिट। ठीक है, पिछला क्या था? सिंपल रिकरेंट यूनिट था ना। लेकिन अब GRU जो है इसमें एक एडिशनल फीचर जो है वो है गेटेड रिकरेंट यूनिट। इसमें ना कुछ गेट्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, इनपुट गेट्स, आउटपुट गेट्स और फॉरगेट गेट इसमें होता है मेरा ख्याल, वो LSTM में होता है। में होता हाँ, है। इसमें नहीं होता। सो GRU में कुछ गेट हैं और ये डिसीजन करता है ये सेल कि जो इनकमिंग इनपुट आ रही है क्या मुझे इसे मेमोरी में जगह देनी है या नहीं देनी। देखें, रिकरेंट यूनिट में जो भी चीज़ आ रही थी मेमोरी में जाना ही जाना था उसमें, लेकिन अब इधर एक गेट लग गया है कि यार पिछली समरी की बेस पे ये जो नई इनपुट आई है क्या इसे मेमोरी में रखना चाहिए। गेट कहता है यस तो खुल जाएगा, मेमोरी में चला जाएगा। गेट कहता है नो तो वो मेमोरी में उसको जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है कि ये पार्शल भी ओपन हो सकता है कि यार कुछ परसेंट रख लो, बाकी परसेंट डिस्कार्ड कर दो। सो ये भी इसमें मतलब पार्शली भी आप मेमोरी इसमें सेव कर सकते हैं किसी इनपुट की। तो इसलिए इसका नाम है गेटेड रिकरेंट यूनिट। इसका हम अगर आर्किटेक्चर दिखा दें तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। यस, आगे आगे ये ज़रा खौफनाक है। हाँ या सो ये आपके सामने एक गेटेड रिकरेंट न्यूरॉन की तस्वीर है। इसमें एडिशनल चीज़ सिर्फ रीसेट गेट है और अपडेट गेट है। अपडेट गेट ऑन होगा तो इनकमिंग इनपुट को मेमोरी में जगह मिलेगी। अगर रीसेट गेट कॉल होगा तो इसका मतलब है कि पिछली सारी जो मेमोरी थी अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो अब आप दोबारा से मेमोरी सेल को रिफ़्रेश कर लें। ठीक है, सो ये इसमें और ये इसका आर्किटेक्चर है। लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ आर्किटेक्चर। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये एक मॉडिफिकेशन ऑफ रिकरेंट यूनिट है और इसमें कुछ एडिशनल गेट्स हैं जो मेमोरी की ओवरराइटिंग को कंट्रोल करते हैं। ओके जी, सो जो दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडिफिकेशन है रिकरेंट यूनिट की, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग के बाद शॉर्ट टर्म इकट्ठा जोड़ के पढ़ना है, वरना लोग पढ़ते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। बंदा कहता है लॉन्ग भी लगा दिया है शॉर्ट भी लगा दिया है, ये क्या मजाक है। सो इसको पढ़ने का तरीका ये है कि आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी है लेकिन बहुत लंबी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लेकिन सफिशेंटली लंबी है, हैंस द नेम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, तो इसको आपने लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं पढ़ना, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी पढ़ना, तो उससे आपको ज़रा इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। असेंशली इट इज़ फार कॉम्प्लेक्स दैन गेटेड रिकरेंट यूनिट, क्योंकि इसमें एडिशनली कुछ गेट्स हैं जो ये भी डिसाइड करते हैं कि कितनी मेमोरी भूलनी है। इसमें बाकायदा एक गेट का नाम है फॉरगेट गेट। सो फॉरगेट गेट ये कंट्रोल करता है कि किसी भी गिवन टाइम स्टेप पे इस रिकरेंट यूनिट ने मेमोरी में से कितनी चीज़ भूल जानी है और कितनी याद रखनी। सो इसमें इनपुट गेट है, इसमें आउटपुट गेट है। मतलब अच्छा, इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हर टाइम स्टेप पे आपने आउटपुट नहीं देनी होती। इसकी कुछ एप्लीकेशंस में आप देखेंगे कि सिर्फ कुछ एप्लीकेशंस है जिसमें आपने हर टाइम स्टेप पे आउटपुट देनी होती है, जैसे नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन, कि मैं
बहुत सारे लफ्ज़ दे रहा हूँ और आरएन मुझे ये बताएगा कि ये नाम है या नहीं है, तो इस केस में मुझे हर टाइम स्टेप पे आउटपुट चाहिए। लेकिन बाकी जैसे क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है, उसमें मुझे हर टाइम स्टेप पे आउटपुट नहीं चाहिए। तो उस केस में हम आउटपुट गेट क्लोज रखते हैं, तो वो आउटपुट क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ अपनी मेमोरी को अपडेट करता जाता है। और एक पॉइंट पे जिधर हमने आउटपुट चाहिए होती है, आउटपुट गेट ओपन होता है और हमें वो समरी पूरी और इनपुट की बेस पे सारा जवाब मिल जाता है। सो इट कैन बी अ बिट डॉन्टिंग, थोड़ा सा मुश्किल है, इनफैक्ट हमें भी मुश्किल लगता था। सो डोंट वरी अगर आपको सारा समझ में नहीं आया, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। अगर आपको 20 से 30% समझ में आ गया, आपको क्या समझ में आना चाहिए? टाइम सीरीज डाटा क्या होता है, क्यों बाकी न्यूरल नेटवर्क टाइम सीरीज डाटा के लिए सूटेबल नहीं है, टाइम स्टेप क्या होता है, और क्या चीज़ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को बाकी न्यूरल नेटवर्क से डिफरेंशिएट करती है, और एक बेसिक सा आर्किटेक्चर के रिकरेंट सेल या रिकरेंट न्यूरॉन कैसा होता है। उसमें एक ख़ास चीज़ थी, उसमें मेमोरी होती है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपको बेसिक्स ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्लियर हो गए। और जिस तरीके से आज लेक्चर के स्टार्ट में भी सर इरफान ने बताया था ना कि हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आगे जो हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं और जिन चीज़ से आप ऑलरेडी भी काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं कि आपके पास जो जनरेटिव मॉडल्स मौजूद हैं, जैसे चैट जीपीटी आप लोग वेरी ऑफन हर बंदा ही अब यूज़ करता है। इस स्टेज तक जो आपकी रिसर्च और प्रोग्रेस पहुंची है वो कहाँ से आई है और वो कहाँ किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए और किन किन स्टेजेस से गुजरती हुई आई है। तो ये उनके इनिशियल स्टार्टिंग जिसे कह लें कि इस ब्रेक थ्रू का स्टार्ट यहाँ से था कि 1986 में RNNs थे। फिर LSTM जो आपने पढ़ा है जो कि 1997 में आया, उसके बाद इतना गैप था, फिर आपके पास जो मेजर ब्रेक थ्रू आपको मिलना स्टार्ट हुआ 2016-17 के अराउंड जाके आपको मेजर ब्रेक थ्रू मिला, जिसके बाद अब जाके इतना ज़्यादा डोमिनेंट और इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस आपको नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको गो थ्रू करवा के दिखाने का मकसद ये है कि जब आप कहीं पे भी इस जो आपने आगे रैग सिस्टम पढ़ने हैं, चैटबॉट्स पढ़ने हैं, आपको सारी बैकग्राउंड नॉलेज हो कि ये बैकग्राउंड ये चीज़ आई कहाँ से और इसके पीछे क्या रिसर्च थी जो जिसकी वजह से ये चीज़ जो है ना हम लोग देख रहे हैं। सो इन शॉर्ट अगर समराइज़ किया जाए बिल्कुल उसके अंदर RNN आपने पढ़े ऐसा आर्किटेक्चर जो सीक्वेंस वाइज चीज़ों को प्रेडिक्ट करता है, और उसके अंदर आपने मेमोरी डाल दी थी, बट आपके पास मेमोरी का कोई कंट्रोल नहीं था कि मेमोरी के अंदर कौन सी चीज़ रखनी है, कौन सी चीज़ नहीं रखनी है। और उस मेमोरी का प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी फिल अप हो जाती थी और बाकी जो आपकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती थी। देन आपके पास LSTM है। LSTM इज़ अ कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर जिसके अंदर आपके पास कंट्रोल था ओवर द मेमोरी, ठीक है। आपके पास GRUs हैं जो कि सिंप्लीफाइड वर्जन है थोड़ा सा LSTM का, जिसके अंदर लेस गेट्स हैं लेकिन स्टिल काम वो जो है वही कर रहा है। लेकिन इनके अंदर भी कुछ इश्यूज थे जो कि आप लोगों ने पढ़ने हैं, जाके उनके ऊपर मीडियम के आर्टिकल्स पढ़े कि इनके अंदर भी क्या ज़ाहिर है कुछ इश्यूज थे जो आप ट्रांसफॉर्मर्स तक पहुँचे, आप चैट GPT तक पहुँचे, ठीक है। सो ये भी आप लोगों के एक टास्क के अंदर शामिल है कि आप लोगों ने इसके ऊपर फर्दर स्टडी हिंट करनी दे है। दूं? हिंट ये है कि इसके बाद जो मॉडल आता है उसे हम कहते हैं अटेंशन मॉडल। अटेंशन मॉडल इज एक्चुअली एन अमलगमेशन ऑफ ऑटो इनकोडर एंड RNNs। क्यों? क्योंकि अटेंशन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म के मेमोरी में क्या रखना है क्या नहीं रखना, और दैट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन अटेंशन वेट्स, और उसमें डिकोडर पार्ट भी है और इनकोडर पार्ट भी है। सो ऑटो इनकोडर का आर्किटेक्चर है, लेकिन सेल्स जो हैं वो रिकरेंट यूनिट से इंस्पायर्ड है। बिल्कुल। तो अगर हम यूं कहें कि आप लोगों ने जो अटेंशन मॉडल और ट्रांसफॉर्मर्स हैं उनके आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स के बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज ले लिया, अब वो इन जनरल वो आपस में कनेक्ट होकर किस तरह से काम करें वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। ग्रेट। सो फिर आज के लिए जो है वो यहाँ तक इसको रखते हैं ताकि ज़्यादा ओवरवेलमिंग आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ना हो जाए। इसको अपने तौर पे थोड़ा सा स्टडी करें, बेसिक आर्किटेक्चर को देखें, और नेक्स्ट टाइम हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं।
इम्प्लीमेंटेशन इसकी बेसिक्स ही आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाएगी ताकि आप लोगों को इसका एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाए कि हाउ RNN वर्क्स, ठीक है। लेकिन हमारा फिर इससे आगे नेक्स्ट फोकस जो मेजर है वो रैक सिस्टम्स और इनके ऊपर होगा, तो वहाँ पे हम ज़्यादा डीपली जो है वो हैंड्स ऑन पे जाएंगे। ओके जी, सो विद दैट मेरा With ख्याल that हम note, इजाज़त जी। लेते हैं। थैंक यू सो मच, कीप डूइंग द गुड वर्क और एफर्ट पुट करते रहें आप। ज़रूर। और अच्छे अच्छे आंसर जब आपके पढ़ते हैं तो हमारा अपना मोरल बड़ा बुलंद हो जाता है। लेक्चर के स्टार्ट में हम बहुत थके हुए थे, लेकिन Yes. अब थकावट काफ़ी कम हो गई क्योंकि आंसर्स बहुत अच्छे हैं। तो कीप अप द गुड वर्क, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।